नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इनकी फ़ोटो है। इस फ़ोटो में आप भी देख सकते हैं, ये इनका सिग्नेचर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। ये कौन थे, क्या इनका कैरेक्टर था और किस तरीके के इनके आप कह सकते हैं योगदान थे भारत की आज़ादी में लेकर, और उसके बाद भी इंडियन पॉलिटिक्स में किस तरीके से इन्होंने अपना योगदान दिया, ये सारी बातें आज हम इसमें जिक्र करेंगे, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। और उससे भी इम्पोर्टेंट इस वाली बायोग्राफी में देखिए, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, बायोग्राफी में हम सिर्फ बायोग्राफी नहीं, आपको जीके भी पढ़ाएंगे। अब जीके के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम्स आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, जिसमें फ्यूडल सिस्टम एक होगा। फ्यूडल सिस्टम के बारे में शायद आप लोग जानते हो, नहीं जानते हैं तो आज का वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये। इसके अलावा कुछ आपको मैं कमीशंस और पैक्ट्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जैसे एक नेहरू लियाकत पैक्ट था, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या वो पैक्ट था और क्या उसका रिलेशन था श्यामा प्रसाद। सारी चीज़ें देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी से ही जुड़ी हुई हैं, क्योंकि तो इनकी बायोग्राफी के अंडर हमने इन सारी चीज़ों को कवर किया है। और इसके अलावा कुछ जिक्र होंगे क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर, जो 1942 में हुआ था। ये क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको कि महात्मा गांधी ने शुरू किया था, अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1942 में इसको शुरू किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट को, उसके ऊपर भी कुछ हम बातें करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी, आज जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के नाम से, जिसको आप सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी जिसके प्रधानमंत्री हैं, और अभी जेपी नड्डा जिनके वो हैं अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। इस पार्टी की आज एक तरीके से पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी कि कहाँ से ये लोग आए, क्या इनकी आइडियोलॉजी है, और क्यों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अक्सर हिंदुत्व के तरफ झुकाव का आरोप लगाया जाता है, और इनको अगेंस्ट सेक्युलर वाली चीज़ें सारी इनके बताई जाती हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज बायोग्राफी के अंदर ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक एक करके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बता देते हैं आपको, इनका जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था, और 1953 में इनकी डेथ हुई थी 1953 में। और इनकी डेथ जो थी वो वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डेथ आज तक की डेथ में रही है। कंट्रोवर्सी आपको पता है, जैसा कि देश में कंट्रोवर्शियल डेथ हुई है काफ़ी सारी। लाल बहादुर शास्त्री उनमें से एक थे, सुभाष चंद्र बोस की काफ़ी सारी कंट्रोवर्शियल डेथ्स हुई हैं, बस उन्हीं में से एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी थी। और उसी डेथ के ऊपर आज हम बात करेंगे कि कैसा इनकी डेथ को कंट्रोवर्शियल क्यों कहा जाता है, और बहुत सारी इनकी उपलब्धियां हैं, वो सब एक एक करके हम पढ़ते चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कोलकाता में इनका एक बड़े परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम आशुतोष मुखर्जी था, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ है। और ये जो शख्स हैं, जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहे हैं, मैं भी चाहूँगा आपकी स्क्रीन पे ये जो शख्स दिख रहे हैं आशुतोष मुखर्जी, ये जो इनकी फोटो है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। देखिए, बंगलार बाग इनको बोला जाता था, बंगाली में इसको कहा जाता है बंगलार बाग, जिसका मतलब आगे मैंने आपके लिखा हुआ है, इसको बंगाल्स टाइगर। तो बहुत बड़ा कैरेक्टर है ये, इतना बड़ा कैरेक्टर है कि इनके ऊपर अपने आप में एक बायोग्राफी बनाई जा सकती है, इसलिए इनको आशुतोष मुखर्जी को बंगलार बाग के नाम से जाना जाता है। और इनका प्रोफाइल जो है मैं आपको बता देता हूँ। ये एजुकेटर थे, एक जूरिस्ट थे कैलकाटा हाई कोर्ट में। कलकत्ता का जो हाई कोर्ट था वहाँ पे ये जज थे, तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा इनका खानदान था, कलकत्ता हाई कोर्ट में जज थे। उसके बाद बैरिस्टर और मैथमेटिशियन, बैरिस्टर तो खैर थे ही, बैरिस्टर मतलब लॉ की जो उपलब्धि होती है महात्मा गांधी को भी प्राप्त थी, वो इनको प्राप्त थी, और मैथमेटिशियन भी थे ये। और खास तौर पर जो इनका नोटेबल वर्क था आशुतोष मुखर्जी जी का, वो ये था कि जादवपुर यूनिवर्सिटी, जिसको आज जाना जाता है जाधवपुर यूनिवर्सिटी, जो कि आप देखिए यहाँ देख सकते हैं, ये जाधवपुर यूनिवर्सिटी जो है जिसको आज जाना जाता है, उसकी स्थापना में इन्होंने एक बड़ा रोल, इम्पोर्टेंट रोल निभाया था आशुतोष मुखर्जी जी ने। ये जो इस शख्स की फोटो देख रहे हो आप अपनी स्क्रीन पर, तो काफी पढ़ा लिखा इनका परिवार था। जोग माया देवी इनकी माता का नाम था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माता का, और इनके पिताजी का नाम आशुतोष मुखर्जी था। इनके 5 बच्चे थे जोग माया देवी के, 5 चिल्ड्रन थे। 5 में चिल्ड्रन में 3rd नंबर पे आशुतोष मुखर्जी थे, और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। मैं भी चाहूंगा 3rd चिल्ड्रन थे इनके, 3rd चाइल्ड थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 3rd चाइल्ड थे इनके श्यामा। और श्यामा की उपलब्धियां भी अपने पिता से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित होकर रही। इनके पिता जो थे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे,
और वाइस चांसलर होते हुए इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बहुत सारा काम किया, बहुत सारी नई नई नीतियाँ लेके आए शिक्षा के ऊपर। और अब इनके ऊपर बात कर लेते हैं जरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर। तो वहाँ पे पले बड़े हुए हिंदू परिवार में। उसके बाद जब इनकी एजुकेशन हुई तो एजुकेशन देखिए, इन्होंने पहले तो अपनी 7th और बेसिक आर्ट्स वगैरह मतलब जो 12th तक की पढ़ाई होती है वो बेसिक कलकत्ता से ही करी। काफ़ी अच्छे थे पढ़ाई में, इंग्लिश में ग्रेजुएशन करी, फर्स्ट पोजीशन रहती थी इनकी फर्स्ट क्लास में पूरी यूनिवर्सिटी में। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने करी है एजुकेशन। और आर्ट्स वगैरह देखिए इस तरीके से इनका मतलब एजुकेशन में इतने स्ट्रॉन्ग थे कि 1916 में जब ये इंटर के एग्जाम, यानी कि सिंपल कि 12th का जो एग्जाम होता था उस एग्जाम में ये 17th रैंक किया था इन्होंने पूरे देश के अंदर। पूरे देश के अंदर देखिए इंटर का एग्जाम हुआ करता था तब 17th इनकी रैंक थी। बहुत प्रभावित थे सारे टीचर इनसे, बहुत अच्छे थे ये पढ़ाई में। उसके बाद आगे गए ये, विदेश में जाकर भी इन्होंने पढ़ाई करी। प्रेसिडेंटी यूनिवर्सिटी कोलकाता में इन्होंने पढ़ाई करी थोड़ी सी, यहाँ से बीए की डिग्री ली इन्होंने, एमए की डिग्री ली, एलएलबी की डिग्री ली, लिटरेचर में डॉक्टर की डिग्री ली। उसके बाद लिंकन्स इन, ये लंदन में है जगह लिंकन्स इन, ये वही जगह है जहाँ पे बहुत सारे सीरियल्स की भी शूटिंग होती है। ये लंदन में लिंकन्स इन है, यहाँ पर गए ये इन्होंने और बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री ली। पढ़ाई लिखाई इन्होंने काफ़ी ज़्यादा करी थी। उसके बाद 1934 में ये इन्होंने, पहले तो 1928 में इन्होंने 28 या मेरे ख्याल में 26 था एग्जैक्ट, इन्हीं दोनों में से एक ईयर थे जब इन्होंने हाई कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। हाई कोर्ट में एज अ लॉयर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। उसके बाद 1934 में ये 33 साल के थे, ये देखिए 33 की इनकी एज थी और इस एज में ये यंगेस्ट वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता बन गए थे। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की फोटो है। इस यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर बन गए थे और अगले 5 साल तक यानी कि 1938 तक इन्होंने काम किया। 5 साल तक ये वाइस चांसलर रहे। तो अच्छा देखिए कितना इनका ग्रोथ देखिए, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े वहीं पर जाकर के वाइस चांसलर बन गए। और वाइस चांसलर बने तो रविंद्रनाथ टैगोर से इनके अच्छे संपर्क बने और यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने काफ़ी नई नई चीज़ें करी। ये इनका आपको एजुकेशन के बारे में मैंने बता दिया है। काफ़ी एजुकेटेड थे। देखिए अभी तक आपको इतना अंदाजा लग गया होगा कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, लॉ के बारे में इनको तमाम जानकारियाँ थी। काफ़ी मतलब पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा की थी इन्होंने, सीधे सीधे तौर पर इतना कहा जा सकता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे इनके पॉलिटिकल करियर के ऊपर, जो कि बहुत मतलब पूरी बायोग्राफी का जस्ट यही है, पॉलिटिकल करियर मेन चीज़ है इनके करियर में। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया 1926 के आसपास इन्होंने जो है हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में अपनी पढ़ाई का लॉ की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। लॉयर के तौर पर ये इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था कलकत्ता हाई कोर्ट में। तो उसके बाद 1929 में सबसे पहले इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े कलकत्ता से। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े कलकत्ता से और चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद ये शामिल हो गए आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें ये शामिल हुए और इसमें शामिल होने के बाद अगले कुछ साल तक इन्होंने काम किया, पॉलिटिक्स करते रहे। उसके बाद पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर हो गए थे। 1939 में हिंदू महासभा भी ज्वाइन करी, लेकिन उससे पहले बीच का ये काम, ये वाला जो कार्यकाल था ना, ये बहुत जरूरी था। देखिए 1929 वो दौर था जब 1929 में कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 में और इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी। अच्छा चलिए आपके लिए एक सवाल भी छोड़ जाता हूं मैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए कि ये पूर्ण स्वराज, ये जो टर्म है पूर्ण स्वराज, इसको अगली स्लाइड में, अगले वीडियो में आंसर जरूर करेंगे, लेकिन अभी आप ये बताइए कि जो टर्म है पूर्ण स्वराज, इसको किसने सबसे पहले इसका जो नारा दिया था। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको, 1921 में सबसे पहले ये टर्म आया था पूर्ण स्वराज। इसका नारा किसने सबसे पहले दिया था, किसने ये टर्म प्रोपाउंड किया था, आपको ये बताना होगा, कमेंट बॉक्स में जाकर आप बता सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं इनके करियर में। सबसे पहले आईएनसी से इन्होंने स्टार्ट किया, बड़ा देखिए उथल पुथल वाला इनका करियर था। अभी आप जो भी बातें मैं कहूँगा, एक तो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ी सी पॉलिटिकल देखिए होंगी, वो बातें थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी होंगी, क्योंकि इनका कैरेक्टर ही ऐसा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। आपको धीरे धीरे पूरी मैं इनकी कहानी खोल के रखूंगा, तो आप उनको बिल्कुल भी पर्सनल ना लीजिएगा। वो बातें सिर्फ इनके नॉलेज के रिगार्डिंग हैं, जो भी है वो बिल्कुल सच है, वेरीफाइड है, उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो आप किसी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर रह करके इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और इतनी भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप ये वाली बायोग्राफी को ढंग से देखते हैं तो बहुत मेजर सेक्शंस टच होंगे इसमें आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के भी,
और जो पॉलिटिकल ग्रोथ रही है इंडिया की 1950 के बाद से, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जिस तरह की पॉलिटिक्स इंडिया में हुई है, उस पॉलिटिक्स का आपको एक मोटा मोटा जिस्ट पूरा इनकी बायोग्राफी में आज मैं दे दूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं। 1937 में कृषक प्रजा पार्टी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक अलायंस था। जैसे आप देखते हैं आज भी अलायंस होते हैं, दो पार्टी मिलकर, जैसे अभी महाराष्ट्र में अलायंस चल रहा है शिवसेना और एनसीपी का, इसी तरीके से ये दोनों पार्टीज मिलकर के इन्होंने सरकार बनाई। अब देखिए, एक तरफ आप सोच रहे होंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को तो हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा हिंदुत्व की तरफ इंक्लाइंड थे, लेकिन फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से इन्होंने किस तरीके से जो है अलायंस बना लिया। देखिए, कृषक प्रजा पार्टी में भी ये नहीं थे, इन्होंने यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ा, फिर से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते गए हैं लगातार। ये इनकी पॉपुलैरिटी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा थी कोलकाता में। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, उसके बाद 1942 में जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट की कंट्रोवर्सी हुई, जिस कंट्रोवर्सी क्या थी ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस कंट्रोवर्सी के बारे में पूरा समझाएंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट की कंट्रोवर्सी क्या थी। लेकिन इस टाइम पे ये मिनिस्टर थे, आप इतना अंदाजा लगा लीजिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे ना, इस टाइम पर मिनिस्टर थे क्विट इंडिया कंट्रोवर्सी के अंदर। क्या कंट्रोवर्सी थी वो आगे पढ़ेंगे पूरी तरीके से। तो कृषक प्रजा पार्टी ये क्या पार्टी थी, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, ये एक पार्टी थी जो किसानों ने बनाई थी, किसानों के हित के लिए पूरी तरह से ये पार्टी बनी हुई थी। और इस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था फ्यूडल सिस्टम को खत्म करना। फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ ये लड़ते थे, चाहे वो फ्यूडल सिस्टम कहीं पर भी क्यों ना हो। अब फ्यूडल सिस्टम क्या होता है वो भी आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम की हम थोड़ी सी बात करेंगे। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, एक बड़ा पुराना टर्म है और ब्रिटिश से आया हुआ है ये टर्म, ये ब्रिटेन से आया है। अब तो हालांकि फ्यूडल सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा ये फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था, और इतना ज़्यादा हुआ करता था। देखिए, बड़ा अच्छा इसके ऊपर एक स्लाइड बन सकती है, लेकिन मैं आपको एक हिंट के लिए तौर पे बताऊं तो फ्यूडल सिस्टम के खत्म होने के साथ ही कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई थी। कैपिटलिज्म, जिसको पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है, पूंजीवाद की शुरुआत ही तब हुई थी जब फ्यूडल सिस्टम खत्म हो गया था। तो फ्यूडल सिस्टम क्या था ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक एरिया ऑफ लैंड है, ये लैंड है और इस लैंड के अंदर ये सारी जगह आती है जिस पर आप खेती कर सकते हैं। तो इस लैंड के ऊपर एक लॉर्ड को बिठा दिया जाएगा, ये ब्रिटेन सरकार इस लॉर्ड को तैनात करेंगी, इनकी नियुक्ति की जाएगी ब्रिटिश सरकार द्वारा। ये लॉर्ड होंगे जो इस लैंड के ऊपर रहेंगे, यहीं इनका महल वहल सब कुछ दिया जाएगा। और इनके अंदर यहाँ पर जितने भी ये किसान, इस एरिया में जितने भी किसान आते हैं, ये सब ये फार्मर्स जो हैं इस लॉर्ड के अंदर काम करेंगे। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम में ये फार्मर जो हैं इस लॉर्ड के अंडर काम करेंगे, और इनका काम क्या होगा, ये जितनी भी क्रॉप होगी उसको उगाएंगे और उस क्रॉप को ले जा करके सौंप देंगे सीधा इस लॉर्ड को। तो एक तरीके से साइकिल था कि लॉर्ड ने फार्मर्स को अपॉइंट किया, फार्मर्स ने क्रॉप उगाई और ले जाके इस लॉर्ड को सौंप दी। तो बगल में फार्मर्स को क्या मिलता था बदले में? देखिए, आज का सिस्टम तो यह है कि फार्मर्स पैसा कमाते हैं, लेकिन उतना पैसा नहीं था। फार्मर्स को बदले में मिलता था एक घर, होम, जो कि आप इस ज़मीन पे खुद ही बना सकते थे। एंड दूसरा इनको मिलता था अनाज, अनाज जिसको कि फूड आप कह सकते हो, फूड इनको मिलता था इसके बदले में। यानी कि आप खेती कीजिए, खेती करके पैसा कमाए, खेती करके जितना भी आपने क्रॉप उगाया वो आपको वापस लॉर्ड को देना पड़ेगा, और उस क्रॉप के बदले में आपको सिर्फ हम बदले में फूड और होम देंगे। यानी कि देखिए, सर्वाइवल था एक तरीके से इसके थ्रू। आप समझ सकते हैं कि शोषण हो रहा था, एक तरीके से सिर्फ सर्वाइवल था। यानी कि आपके पास कोई ग्रोथ का चांस नहीं है। अगर आप फ्यूडल सिस्टम के थ्रू जी रहे हैं या फ्यूडल सिस्टम के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो ग्रोथ का कोई चांस नहीं है आपके पास, आप सिर्फ सर्वाइव कर सकेंगे। इस तरीके की जो है व्यवस्थाएं की गई थी। जैसा मैंने आपको बताया कि लॉर्ड था, लॉर्ड खेती करवाएगा फार्मर्स से, ये फार्मर्स क्रॉप उगाएंगे, क्रॉप वापस लॉर्ड को दे दी जाएगी, और फिर इसके बदले में इनको क्या मिलेगा, एक घर मिलेगा। इसी लैंड के अंदर वो घर होगा, देखिए इसी लैंड के घर होगा वो, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। और फूड जो होगा इसी क्रॉप में से जो ये उगाएंगे, इसी में से आप खाने लायक फूड दे दिया जाएगा। तो सर्वाइवल के लिए काफ़ी था, लेकिन ग्रोथ नहीं थी यहाँ पर बिल्कुल भी, जिसका किसानों ने विरोध किया, और उसी विरोध के चलते ये पार्टी जो है कृषक प्रजा पार्टी बनाई गई थी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये था कि फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। खैर, हाँ, तो इनके साथ कृषक प्रजा पार्टी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 1937 में अलायंस था।
देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का एक अलग से सेक्शन में आपको फिर से बहुत जल्द लेके आने वाले हैं हम, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से चुनाव वगैरह हुआ करते थे, क्योंकि मैं श्योर हूँ बहुत लोगों को इसके अंदर कंफ्यूजन होगा कि अगर ब्रिटिश रूल ही कर रहे थे तो किस तरीके से अलायंस का क्या मतलब है जब ब्रिटिशों की सरकार थी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा और आपको थोड़ा सा आइडिया इस चीज़ से हो जाएगा कि जितने भी ब्रिटिशर्स की सरकार को चलाने वाले लोग थे, जितने भी मिनिस्टर्स हुआ करते थे या जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे, वो सब के सब इंडियंस हुआ करते थे। तो वो सारे लोग ब्रिटिश इस तरीके से रूल कर रहे थे कि इंडियंस के ही थ्रू इंडिया का ही शोषण वहाँ पर हो रहा था। क्या है, तो इन्होंने 1937 में कृषक प्रजा पार्टी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जब सरकार बनी तो उसमें भी इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये रहे और 1942 में तो जाके खैर मिनिस्टर बन ही गए थे। इसके अलावा 1939 में एक काम हुआ जब हिंदू महासभा इन्होंने ज्वाइन करी। हिंदू महासभा इन्होंने जब ज्वाइन करी तो इनका हिंदुत्व की तरफ जो है इंक्लिनेशन बढ़ता चला गया। कैसे बढ़ा वो मैं आपको देखिए कि इनकी स्टेटमेंट पढ़ाता हूँ। ये हिंदू महासभा इन्होंने 1939 में इन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन की थी। उसके बाद ये थोड़े टाइम के लिए हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बना दिए गए थे। प्रेसिडेंट बने ये 1939 में हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बनाया गया और फरवरी 1941 में एक अपनी रैली कर रहे थे ये, और उस रैली में इन्होंने कहा कि if Muslims wanted to live in Pakistan they should pack their bag and baggage leave India wherever। मतलब सिंपल सीधा, क्योंकि देखिए 1933 से मुस्लिम लीग ने ये चिल्लाना शुरू कर दिया था कि हमको पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान नहीं था पहले, पाकिस्तान था, आई नहीं था। ये मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग करनी 1933 से ही शुरू कर दी थी और इनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये तो जब हिंदू महासभा में गए तो हिंदुत्व की तरफ इनका इंक्लिनेशन ऑलरेडी बढ़ चुका था। तो इंक्लिनेशन बढ़ा तो इन्होंने एक रैली में ऐसा कहा था कि जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं जितने भी हिंदू मुस्लिम हैं वो अपना बैग पैक करें और भैया निकल जाए कल की कल, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारे लिए तो अच्छा होगा। तो इस तरीके का इनका कैरेक्टर हिंदू महासभा में जाने के बाद बन चुका था। अब लेकिन मेन कंट्रोवर्सी आती है 1942 में कि 1942 में ऐसा क्या हुआ था कि क्विट इंडिया मूवमेंट कंट्रोवर्सी के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट में ये हुआ था कि 1942 में ये आरसी मजूमदार हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक हिस्टोरियन आरसी मजूमदार एक हिस्टोरियन है जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर काफ़ी कुछ पढ़ा है और इनके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां भी दी है। इनकी टिप्पणियों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बता देता हूँ। क्या क्विट इंडिया जब मूवमेंट हुआ 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय पे मिनिस्टर थे, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये देखिए 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे इस समय पे मिनिस्टर थे बंगाल के, क्योंकि कैलकाटा से ही आते थे। बंगाल में आईपीएम इंडस्ट्री एंड सप्लाई आईएसपी मिनिस्टर थे, ये इंडस्ट्री सप्लाई एंड पर्टेनिंग मिनिस्टर थे। और इन्होंने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किया था। सबसे बड़ी बात, क्विट इंडिया मूवमेंट एक सबसे बड़ा अगस्त क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है और ये सबसे बड़ा आंदोलन था महात्मा गांधी जी की तरफ से जो चलाया गया था, जिसने देश को आज़ादी दिलवाई थी। फ्रीडम दिलवाने में इस मूवमेंट का सबसे बड़ा रोल माना जाता है। लेकिन इस मूवमेंट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सपोर्ट नहीं किया था और इसके पीछे क्या रीज़न दिया था वो रीज़न भी क्लियर नहीं है। हालांकि बहुत से लोग, अब मैं आपको बताता हूँ आरसी मजूमदार का मैंने नाम क्यों लिया, कि आरसी मजूमदार ये कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसा शख्स था कि जो सत्ता से यानी कि जो पॉलिटिकल पावर से दूर नहीं रह सकते थे। इनका ये मानना था कि आप पॉलिटिकल पावर से दूर मत रहिए, किसी भी तरीके से पॉलिटिकल पावर से दूर नहीं रह सकते थे। इसलिए इन्होंने देखिए पहले मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने अलायंस भी बना लिया था, उनकी अलायंस की सरकार में मिनिस्टर बनने के लिए रेडी थे। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि अगर क्विट इंडिया मूवमेंट में आप गांधी जी का साथ दे दोगे क्विट इंडिया मूवमेंट में, तो आपको जो है अपना पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट में आप उनके फेवर में काम मत कीजिए। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे उनको मना कर दिया गया था कि आप ब्रिटिशर्स के फेवर में काम नहीं करेंगे। तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं अपना पद छोड़ता हूं तो पावर से दूर हो जाएंगे, क्योंकि उस समय में सरकार मुस्लिम लीग की और इनकी बनी हुई थी और मुस्लिम लीग तो ऑलरेडी क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट कर नहीं रही थी। मुस्लिम लीग का क्या कहना था, क्योंकि मुस्लिम लीग तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1933 से ही पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाने लग गई थी। पाकिस्तान नहीं था, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान था। जो पाकिस्तान जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो 1944 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले पाकिस्तान नाम रखा गया था
और मुस्लिम लीग तो ऑलरेडी चिल्ला रही थी कि हमको पाकिस्तान चाहिए। और जब मुस्लिम लीग की एक ही डिमांड थी तो उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट किया नहीं। और मुस्लिम लीग की सरकार बनी हुई थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको दिखाया मुस्लिम लीग की सरकार 1937 में बन गई थी और उसी सरकार के अंडर ये मिनिस्टर थे। जब आप मुस्लिम लीग की सरकार के अंडर मिनिस्टर हैं तो आप उनका विरोध कैसे कर देंगे। तो इन्होंने भी क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया, ना ही आरएसएस ने किया था, जो कि हेडगेवार की और सावरकर की ऑर्गेनाइजेशन बताई जाती है। तो ये एक बड़ी सच्चाई है कि आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था, ना ही मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था। और क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट ना करने के कुछ और भी लोग थे, जैसे कि सी राजगोपालाचार्य थे, जिनके बारे में आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी अच्छे स्केल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकी बायोग्राफी जल्द से जल्द हम लेके आएंगे। तो राजगोपालाचार्य ने ये कहा था कि देखो भैया, जब ब्रिटेन का वर्ल्ड वॉर चल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1938 से 1945 तक ये वर्ल्ड वॉर चला था, और वर्ल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर में नुकसान किसका हो रहा था? इंडिया का हो रहा था, क्योंकि ब्रिटेन ने तो इंडिया के ऊपर राज कर रखा था। इंडिया जो था वो ब्रिटेन के अंदर आ रहा था, और जापान की ब्रिटेन से बन नहीं रही थी। 36 का आंकड़ा चल रहा था जापान और ब्रिटेन का। जब जापान की ब्रिटेन से नहीं बन रही है, और जापान अगर ब्रिटेन को हराना चाहता है तो लाजिम है कि वो इंडिया के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि ब्रिटेन की आर्मी जो है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर इंडिया में आके रुक चुकी थी, और इंडिया के रिसोर्सेज खत्म किए जा रहे थे, इंडिया का मनी खत्म किया जा रहा था, इंडिया के लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो इन सारी हरकतों के बीच महात्मा गांधी ने ये आइडिया लगाया था कि देखो, अगर मुझे इंडिया को बचाना है तो एक सिंपल सीधा सीधा सा तरीका है कि मैं ब्रिटिशर्स को जो है बाहर भगा दूं देश से, और उसके लिए उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया। लेकिन सी राजगोपालाचार्य ने ये कहा कि देखिए, आप ऐसा कर तो रहे हैं, लेकिन बाई चांस सोच के चलिए कि अगर ब्रिटिशर्स इस वर्ल्ड वॉर में जीत गए, क्योंकि आप उनको इरिटेट कर रहे हैं, और अगर वो इस वर्ल्ड वॉर में जीत गए तो फिर आप भूल जाइए कि वो हमको आज़ादी देंगे। तो राजगोपालाचार्य अपनी जगह ठीक थे, लेकिन मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने जिस रीजन से सपोर्ट किया, नहीं सपोर्ट किया क्विट इंडिया मूवमेंट को, वो अपने आप में एक बहुत पेचीदा सा और अजीब सा रीजन था, जिसके ऊपर आज भी सवाल उठाए जाते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम लोग सवाल उठाते हैं। खैर, उसके अंदर हम नहीं जाएंगे। तो आरजी मजूमदार ये कहते थे कि ये जो शख्स था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सत्ता से दूर नहीं रह सकता था, और उसका कारण उन्होंने आगे भी आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि आरएसएस को ही कभी ये सपोर्ट कर दिया करते थे, जब आरएसएस की सरकार होती थी तो उसको सपोर्ट कर दिया, उसमें चले गए। जब आरएसएस की सरकार गिरने लगी और जब कांग्रेस की सरकार सत्ता इनको दिखी तो आरएसएस को विरोध किया और आईएनसी में जाकर के शामिल हो गए। हालांकि बाद में थक हार कर इन्होंने सारी चीजें छोड़कर बीएसपी, भारतीय जनसंघ, बीजेएस का इन्होंने निर्माण किया, तो जो आगे चल के भारतीय जनता पार्टी बना। उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो क्विट इंडिया मूवमेंट मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने क्यों सपोर्ट नहीं किया था। इनका कारण सीधा सीधा सा ये था कि मुस्लिम लीग की और कृषक प्रजा पार्टी की अलायंस की सरकार बनी हुई थी, जिस सरकार में मिनिस्टर थे। और देखिए किस तरीके से ये विरोध कर रहे थे, ये भी आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है इनका, जो कि इन्होंने एक लेटर लिखा था। उस समय ये मिनिस्टर थे ये, तो अपने ऊपर वाले जो गवर्नर थे इनके, उस गवर्नर को इन्होंने लेटर लिखा और कहा कि देखिए भैया, बंगाल में क्विट इंडिया मूवमेंट की आंधी आने वाली है, और इसको किस तरीके से आपको इसको दबाना है, इसका दमन करना है, उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं सेडिशन था, क्योंकि जो लोग आपके देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं के खिलाफ अगर आप लेटर लिख के दे रहे हैं कि इनके आप आंदोलन को किस तरीके से दबाइए, तो बहुत पेचीदा सी और समझ ना आने वाली हरकत थी। हालांकि इसके पीछे आज भी बीजेपी की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं डिफेंस नहीं आता है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया था। खैर, हम आगे बढ़ते हैं इनकी बायोग्राफी में और आगे जाने की कोशिश करते हैं। अब इनका पॉलिटिकल करियर, जैसा कि आपने देखा कि 1942 में ये मिनिस्टर थे ही और इन्होंने सपोर्ट किया नहीं था क्विट इंडिया मूवमेंट को। तो यहाँ से इनका जो है थोड़ा सा पॉलिटिकल करियर डिफेम होना भी हल्का हल्का शुरू हो गया था, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा था। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। पुलिस ने ओपन फायरिंग करी थी ब्रिटिशर्स ने, और 10,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया था, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया था। अगर गांधी जी बीमार ना होते जेल में, तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट देश की हालत बिल्कुल बदल के रख सकता था, क्योंकि गांधी जी बीमार